हेलो, मेरा नाम रणधीर पांडे है और ये है मेरा चैनल कैलकुला। हम इस चैनल में ये भी मेरा वैसे तो एक पहला ही वीडियो है और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो फिजिक्स सिलेबस है, महाराष्ट्र बोर्ड 11th का जो फिजिक्स सिलेबस है उसे हम स्टार्ट करेंगे। और जो पहला चैप्टर है, ठीक है, आपको दिख भी रहा है अपने स्क्रीन पे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे। और अपना जो पूरी जो जर्नी होगी वो कुछ ऐसी होगी, कुछ लेक्चर में मैं पूरे चैप्टर को डिवाइड कर दूंगा और जो भी इसमें न्यूमेरिकल हो पाएंगे हम वो भी देखेंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से हम 11th को जो है पढ़ेंगे। और एक चीज और, कि जब भी कुछ जो सिलेबस होगा वो सीटी रिलेटेड होगा तो मैं सीटी के क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व कराऊंगा। तो वो काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए भी। और बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सबसे पहले तो अगर हम फिजिक्स स्टार्ट करें तो पहले तो हम फिजिक्स से देख लेते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स मतलब ये होता है कि अगर इसकी एक जनरल डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, एक ऐसा ब्रांच है साइंस का। ठीक है, साइंस के सब ब्रांचेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, ये सब साइंस के ब्रांचेस है। और ये जो फिजिक्स जो ब्रांच है इसमें आप क्या कर रहे होगे, आप नेचर या नेचुरल फेनोमेना को स्टडी करोगे। ठीक है, आपके आसपास होने वाली चीजें जो भी हो रही हैं, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, आप उसको आराम से पढ़ोगे। और वो आप जो पढ़ रहे होगे वो फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये चीज है, सिंपल सी बात ये है। फिर और भी चीजें हैं जो आप देखोगे इसमें आने वाली चीजें, जैसे कि अगर कोई अगर चीज की बात करूं, जैसे कि अगर साइंस में दो चीजें होती है ना, एक तो क्वालिटेटिव चीजें होती हैं और कुछ होती क्वांटिटेटिव चीजें। तो अब ये सब चीजें क्या है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ देखो। तो जैसे कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, सो क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव मतलब कोई चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो नंबर से। ठीक है, कुछ नंबर के थ्रू आप उसकी वैल्यू डिसाइड कर सकते हो या उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो क्वांटिटेटिव चीज हो गई। जैसे कि मास आप बताते हो, यस, मास जो होता है, मास आप बोल सकते हो अच्छा इस चीज का मास है 5 किलोग्राम। ठीक है, या कुछ और भी, टाइम है, टाइम हो रहा है ना, 12 बज रहा है, तो 12 आपने नंबर से उसे मेजर किया। तो ये सब क्वांटिटेटिव चीजें हो गई। और क्वालिटेटिव चीज क्या होती है, जिसको नंबर की जरूरत नहीं होती है ना, या फिर आप नंबर से उसको डिफाइन कर भी नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई चीज है सामने और उसका कलर क्या है। ठीक है, तो जो भी कलर होगा वो जनरली उसकी क्वालिटी बता रहा होगा। और एक और चीज, आप कलर को बताने के लिए कोई नंबर यूज नहीं कर सकते, है ना, या कोई स्मेल हो गया, कोई ओडर हो गया। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें बिना नंबर के आप इसे डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो। तो ये क्वालिटेटिव चीज है। और अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स मोस्टली तो यही चीज है, क्वांटिटेटिव नेचर की चीज होती है। कि आप फिजिक्स को बता रहे हो, सो क्वांटिटेटिव नेचर की चीज है। आप कोई ना कोई नंबर से उसे डिफाइन कर दोगे। आपने अभी तक कुछ अगर 9th 10th में आपने अगर फिजिक्स पढ़ा है, जैसे कि आपके साइंस सिलेबस में इंक्लूडेड था, मोशन हो गया, फोर्स हो गया, है ना, फोर्स के लिए हम देखते थे, तो हम बताते थे उसका जो भी वैल्यू है ना, 5 न्यूटन 10 न्यूटन की वैल्यू आती थी फोर्स की, तो डेट इज अ क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं कुछ, इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि आपका यहाँ पे जो फिजिक्स है वो टोटली क्वांटिटेटिव साइंस है। साइंस में भी क्वांटिटेटिव हिसाब की चीज है ये, जहाँ पे आप क्वांटिटीज को मेजर करोगे, है ना, मेजर करोगे और कोई ना कोई वैल्यू आप उसके लिए एसोसिएट करोगे। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद अगर कोई एग्जांपल आप देखो, जैसे मैंने मास आपको एग्जांपल दे दिया, आप लेंथ ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि लेंथ को भी आप कुछ मीटर में या सेंटीमीटर में आप मेजर करोगे। टाइम को आप सेकंड में, आवर्स में, मिनट में मेजर कर सकते हो। फोर्स, ठीक है, न्यूटन में, ये सब में मेजर कर सकते हो। ये सब चीजें हम मेजर कर सकते हैं। तो हम इसे फिजिक्स में देखेंगे। ठीक है, या क्वांटिटेटिव चीजें हैं ये सब।
इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो मेजरमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, जो आपका चैप्टर के हेडिंग में दिखाई दे रहा है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जब भी आपको करना होगा, तो मेजरमेंट कैसे हम करेंगे? हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके मेजरमेंट करना आसान होता है। ठीक है। तो जनरली ये आपका मेजरमेंट का फंडा है कि आप कभी भी कोई चीज को अगर कंपेयर करोगे तो मेजर करना काफी आसान हो जाता है, तो वो चीज पे हम फोकस करेंगे। ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, एक प्रॉपर मेजरमेंट करने के लिए आपको चाहिए होगी यूनिट। ठीक है। यूनिट चाहिए होगी। यूनिट वही, जैसे कि मास के लिए यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। टाइम के लिए यूनिट कोई बता दो आप, सेकंड होती है, मिनट होती है, आवर होती है। ठीक है। फिर आप अगर वेलोसिटी की यूनिट पूछोगे तो वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो ऐसे कुछ यूनिट्स हैं। तो हर एक क्वांटिटी का अपना अपना यूनिट होता है। पहले बात एक और चीज मैं बता दूं आपको, क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा बेटर रहेगा। पहले हम क्वांटिटी पढ़ लेते हैं। तो क्वांटिटी मतलब क्या? ऐसी चीज, ठीक है, ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सको। ठीक है। और मेजर कर सको। और ऐसे भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऐसी चीज जो कि कोई ना कोई चीजें बता रही हो। ठीक है। आपके नेचर की, कि फिजिक्स में मेन यही होता है। जैसे अब मैं क्वांटिटी के बारे में और अच्छे से बताऊं तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लॉज। तो क्वांटिटी मतलब क्या? पहले बात तो आप उसको मेजर कर सको, मेजर करने लायक होनी चाहिए। ठीक है। आप पहले बात तो उसको मेजर कर सको। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर मास को देखो, तो मास को हम मेजर कर सकते हैं, तो मास इज अ क्वांटिटी। टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, तो टाइम इज अ क्वांटिटी। ठीक है। तो क्वांटिटी मतलब इतना आप समझो कि यार मेजर कर सकें, तो हम उससे फिर एक क्वांटिटी घोषित कर देंगे। और भी चीजें हम उससे बोल सकते हैं कि आप उसको अपने डे टू डे लाइफ में आप उसे ऑब्जर्व कर सको। ठीक है। फिर आप कोई भी लॉ के साथ उसे एसोसिएट कर सको। जैसे कि अगर आप न्यूटन का लॉ जानते हो, एंड न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो क्या था? एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना? और इस चीज में आप जो भी चीज देख रहे हो, है ना, फोर्स देख रहे हो आप, मास देख रहे हो आप, एक्सेलरेशन देख रहे हो, तो ये हर एक चीज क्वांटिटी है ना? मतलब अगर कोई चीज को अगर मैं किसी लॉ के साथ अगर रिप्रेजेंट कर सकूं तो वो उसमें आने वाली हर एक चीज क्वांटिटी ही होगी। तो क्वांटिटी का सिंपल सा मतलब मैं तो बोलता हूँ भाई मेजर ही समझो, है ना, कि आप उसको मेजर कर सकते हो तो वो क्वांटिटी है। ठीक है। और भी चीजें ऐड कर सकते हो कि उससे अगर आप लॉ के साथ एसोसिएट कर लोगे तो आप उसे भी फिर क्वांटिटी बोलोगे। ठीक है। तो ये बेसिक क्वांटिटी का हो गया। फिर जब आप उसको मेजर कर रहे होगे, तो मेजर करने के लिए आपको कोई यूनिट चाहिए होगी, है ना? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये जो आप दुकान पे आप कुछ लेने गए, आप चीनी लेने गए, है ना, शुगर लेने गए, तो आप उसको बस 5 बोलोगे कि भाई मुझे 5 चीनी चाहिए। तो 5 मतलब क्या ही समझेगा? अगर 5 दाने चीनी के दे दे तो वो तो सेंसलेस हो जाएगी चीज। 5 दाने तो पहली बात तो वो लॉजिकल चीज है भी नहीं, है ना? तो 5 क्या, 5 ग्राम या 5 किलोग्राम, है ना? ये जो चीज आप साथ में ऐड करोगे, ग्राम या किलोग्राम, वो यूनिट है। ठीक है। तो यूनिट की चीजें समझनी पड़ेगी आपको। जैसे कि आपके नाम के साथ सरनेम है, वैसे ही हर एक वैल्यू के साथ उसकी यूनिट होगी, तो हम उस क्वांटिटी को अच्छे तरीके से बता पाएंगे। जैसे कि टाइम है, जैसे 5, अभी मुझे कहीं जाना है, तो मुझे वहां जाने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेगा, 5 घंटे लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, है ना? तो ये टाइम की जो यूनिट है, मिनट, सेकेंड, आवर, डे, है ना? तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करती है। तो इसलिए यूनिट का एक काफी इंपॉर्टेंस है पूरे क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए। तो मेजरमेंट के लिए वैल्यू भी चाहिए होती है, यूनिट भी चाहिए होती है। ठीक है। ओके। उसके बाद अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक में कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको दिए हुए हैं। जैसे कि जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है CGS। ठीक है। जो सेकंड है वो है MKS। और जो थर्ड है वो है FPS। ठीक है।
अब सीजीएस सिस्टम में क्या है, ठीक है, ये पूरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये तीन सिस्टम आपको दिए गए हैं, सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। अगर मैं सीजीएस की बात करूं, ठीक है, तो सिंपल सा तरीका याद रखने का कि भाई जो सी है, सी जनरली बता रहा है लेंथ की यूनिट, जो कि है सेंटीमीटर। जी रिप्रेजेंट कर रहा है मास की यूनिट, जो कि है ग्राम। और एच रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम की यूनिट, जो कि है सेकेंड। ठीक है, तो अगर मेरे, है ना, ये तरीका है आपका हमेशा। पहले हम सॉरी पहले हम लेंथ के बारे में बताएंगे, फिर हम बताएंगे मास के बारे में, फिर हम बताएंगे टाइम के बारे में। तो लेंथ की अगर यूनिट हम रख रहे हैं सेंटीमीटर, मास की अगर हम यूनिट रख रहे हैं ग्राम, और टाइम की अगर हम यूनिट रख रहे हैं सेकेंड, तो वो जो सिस्टम होगा वो होगा आपका सीजीएस सिस्टम। फिर एम के एस अभी आप खुद से गैस कर सकते हो। अब अगर एम के एस है, तो एम, अगर मैं लेंथ में अगर आपको कुछ इनिशियल लेटर दे दूं एम, तो एम से आप क्या बता पाओगे, ये तो भाई मीटर है ना। अगर मैं आपको मास में अगर मैं पूछूं कि बताओ क्या इनिशियल से यूनिट होती है, अगर वो इनिशियल के है तो क्या यूनिट होगी, तो वो आप इजी बता सकते हो, भाई ये तो किलोग्राम है। और यहाँ भी एस है, तो एस मतलब सेकेंड ही है। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट में आप ये ऑब्जर्व कर ही लोगे अभी आखिरी आने तक, कि टाइम का जो यूनिट होगा वो हम हमेशा सेकेंड ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे एफ देख लो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथ में, है ना, लेंथ में एफ से कौन सी यूनिट होती है, सो वो होता है फुट। ठीक है, फिर पी, बताओ मास में पी से कौन सी यूनिट होती है, तो वो होता है पाउंड। ठीक है, और एस मतलब वही सेकंड। ठीक है, अभी जिम विम में आपने देखा होगा, अगर जिम जाते हो तो वहां पे कुछ प्लेट्स होती हैं, या प्लेट्स भी छोड़ ही दो, जनरली वहां पे मतलब कोई कहीं कुछ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो ऐसे लिखे रहते हैं एलबीएस। एलबीएस मतलब जो होते हैं पाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो वो मास की यूनिट हो गई, और हम उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पाउंड्स। ठीक है, अब ये तो मत ही देखो, छोड़ो ये सब चीजें। क्लियर है, तो अपने पास तीन ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। मैंने बता दिया, इस तरीके से हम उसको यूनिट देंगे। ये अपना सीक्वेंस होगा, लेंथ का पहला यूनिट आएगा, फिर मास का यूनिट आएगा, फिर टाइम का यूनिट आएगा। अब लेंथ का अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो वो सीजस में आएगा। अगर मास का यूनिट है किलोग्राम, तो देख लो फिर वो एमकेएस में आएगा। और टाइम का तो चलो भाई सबका सेम ही है, सेकेंड ही है। तो वही है, आपको ऐसे देखना है कि आपके जो यूनिट्स हैं वो कैसे हैं, उसके हिसाब से हम उसका जो सिस्टम है वो बता देंगे, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टम पता है तो आप उसका यूनिट भी बता दोगे। ठीक है, इजी लग रहा है एकदम, ज्यादा कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं आपको। उसके बाद ये तो चलो हो गए, ये सब में तो ज्यादा कुछ दिक्कत आई नहीं है। उसके बाद अगर हम एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम की बात करें इनके अलावा, तो वो होगा आपका एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम क्या होता है, इसको, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब ऐसा ही सिस्टम होगा, मतलब इसमें आने वाले जो भी यूनिट्स होंगे वो वेल नोन होंगी, वो इंटरनेशनली पता होगी, ग्लोबली लोगों को पता होगी। ठीक है, तो इसमें आने वाले यूनिट्स जो होंगे वो एसआई सिस्टम के यूनिट्स या एसआई यूनिट्स कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जैसे मास की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल देता हूं, तो मास की जो एसआई वाली यूनिट होती है ना, एसआई यूनिट, वो होती है किलोग्राम। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम का तो आपने देखा भाई, मतलब हम तीन तीन सिस्टम में हमने देखा, तो हमें तो सेकंड दिखाई दिया भाई, इसमें भी सेकंड ही होता है। अगर हम लेंथ की बात करें, तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। ठीक है, और भी चीजें हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐसा बस तीन ही नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे।
ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ टेम्परेचर, सो टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। आप डिग्री सेल्सियस सुने हो, आप डिग्री फ़ारेनहाइट सुने हो, बट जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो होती है केल्विन। ठीक है। तो ये सब चीज़ है। तो ऐसा सिस्टम मतलब, पहले बात तो ऐसे ऐसे यहाँ पे यूनिट्स दिखाई देंगी आपको क्वांटिटीज की, जो कि वेल नोन है, और ये कुछ सीमित ही है। ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगा ये किस किस की क्या क्या है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। ठीक है। फिर अपना जो इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमने क्वांटिटीज देखी। ठीक है। क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखी हमने कि ऐसी चीजें जिसको हम मेजर कर सकें, या हम उसे लॉज में यूज कर सकें, लॉज में एसोसिएट कर सकें, तो हम उसे क्वांटिटी बोलते हैं। फिर क्वांटिटी में दो टाइप होता है, पहला ये है, ये पहला है जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन अगर आप बुक से देखोगे तो आपको यही मिलेगा, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसे फिजिकल, देखो एट द एंड ये क्वांटिटी में ही आ रहा है ना, फिजिकल क्वांटिटी का एक टाइप है, तो वही बोलेंगे हम, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है ये कि जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना हो। मतलब मेजरमेंट के लिए मुझे किसी और का जो है सहारा या हेल्प लेनी ना हो। ठीक है। तो ऐसे हम फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। तो ये चीज है, अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कि अच्छा ये किसी पे डिपेंड नहीं होती, तो कौन सी क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड होती है, तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं मास की बात करूं, वापस से वही एग्जांपल ले लेते हैं, तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है। और मास को मेजर करने के लिए मुझे कोई और क्वांटिटी की जरूरत भी नहीं है। बोलोगे यार ये तो नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल जरूरत तो है ही नहीं यार, मास तो किलोग्राम में हो जाएगा, और मास तो मास है। ऐसा थोड़ी कि मास मुझे पता करने के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, मास पता करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि भाई वहां का टेम्परेचर कितना है ना, ऐसा तो होने होता नहीं है कुछ। मास जितना है उतना है। इसलिए मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि इसको बताने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए कोई और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऐसे और भी चीजें मिलेंगी आपको, लेंथ का भी सेम ही हिसाब है। मुझे अगर लेंथ बताना है भाई कि अच्छा ये रस्सी है, ये कोई रस्सी है यहाँ से यहाँ तक की, इसका लेंथ कितना है बता दोगे, अच्छा 5 मीटर। तो लेंथ बताने के लिए मुझे कोई और क्वांटिटी की जरूरत पड़ी क्या? मुझे ऐसा जरूरत है क्या कि बताने का कि इसका मास कितना है? बिल्कुल नहीं। मास की तो जरूरत ही नहीं है। लेंथ जो है सो है, पतला हो मोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, अपने को जरूरत है ही नहीं ना। सो ये भी इंडिपेंडेंट है किसी और फिजिकल क्वांटिटी से, इसलिए लेंथ भी होगी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल लग रहा है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे। ठीक है। सो ये चीज आपको काफी ध्यान से समझनी होगी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड ना हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इसमें ही जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये कुछ गिनी चुनी ही है। ठीक है। तो ये कुछ ये आपको दिखाई दे रही है अपने स्क्रीन पे। तो टोटल आपको यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दिखाई दे रही है। ठीक है। तो आपको ये साथ के साथ याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहला है लेंथ, उसके बाद है मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे क्वांटिटीज दी हुए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसके जो भी यूनिट्स हम यूज करेंगे, है ना, जैसे लेंथ के लिए जो ऐसा यूनिट हम यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, मीटर। और मीटर का सिंबल जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल एम। फिर मास जो सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो हम क्या यूज करेंगे, किलोग्राम। और उसका जो सिंबल है, केजी। फिर जो थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है टाइम, इसका जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है, बताइए आप लोगों को। और जो सिंबल होगा वो स्मॉल एस होगा। फिर इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो नाम है, यूनिट का जो नाम है, ऐसा यूनिट का जो नाम है वो क्या है, एम्पियर। है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है।
इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मेरे हिसाब से 8-9 स्टैंडर्ड में पता होगा आपको, उसके हिसाब से कि इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो एम्पियर होता है। और जो सिंबल होता है कैपिटल ए। फिर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो है, जनरली टेम्परेचर ही है, ठीक है। ऐसे इसमें इतना नहीं कुछ सोचना है कि थर्मोडायनामिक इतना बड़ा वर्ड आ गया तो क्या। नहीं, हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। और इसकी जैसे मैंने आपको यूनिट बताई थी, वो है केल्विन। और जो सिंबल है वो है कैपिटल की। ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने पढ़ा हुआ है, ये भी अगर महाराष्ट्र बोर्ड से देखा जाए तो 9th स्टैंडर्ड में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी कुछ कंसेप्ट था। और आपने पढ़ा था मोल के बारे में, है ना। अमाउंट सब्सटेंस मतलब मोल। और मोल उसकी जो यूनिट होती है। और सिंबल की बात करें तो MOL, है ना। ई हटा देंगे और उसका वो सिंबल बन जाएगा। फिर लुमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो है कैंडेला। और उसका जो सिंबल है वो है CD। अभी लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? एक्चुअल में ये ब्राइटनेस को बताता है कि कोई चीज कितनी ब्राइट है, या उसकी जो भी ब्राइटनेस का जो भी लेवल होगा, वो हम कैंडेला से, है ना, मेजर करेंगे। कैंडेला उसकी यूनिट होगी। ठीक है। तो ये हो गए कुछ इसके 7 टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये आपको 7 के साथ याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा जो भी क्वांटिटी होगी, है ना, वो तो बहुत सारे, उनमें से आप जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको यहाँ बता दूंगा। बट ये 7 तो आपको कंपलसरी है। इनको आप क्वांटिटी के जो नाम है वो याद रखें। और जो यूनिट यूज करेंगे वो भी याद रखना है। और उससे जो एसोसिएटेड सिंबल है वो भी आप याद रखें। ठीक है। तो ये चीज तो चलो, ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट अपने को जो पढ़ना है वो है, आपको कुछ यहाँ पे सप्लीमेंट्री कुछ और क्वांटिटी दी हुए हैं टेक्स्ट बुक में, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो उसमें जो पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है प्लेन एंगल। ठीक है। प्लेन एंगल, इसको हम डी थीटा के नाम से भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक फिगर लिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें तो जनरली एक पिज्जा का जो स्लाइस है वो आप उसको समझ लो, है ना, पिज्जा का एक स्लाइस समझ लो। और यहाँ पे अगर एक सर्कल, क्योंकि पिज्जा तो सर्कुलर होता है, तो अगर उसका एक छोटा सा पार्ट है, तो एक्चुअल में मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये है रेडियस, है ना। इसको आप अगर पूरा बना के अगर देखोगे, जो भी है, तो एक सर्कल बनेगा। और ये कुछ नहीं तो सर्कल का रेडियस ही होगा। ठीक है। फिर ये जो छोटा सा एंगल है, ये आपका डी थीटा हो गया। और ये जो होगा ये क्या होगा, आर्क होगा, है ना। ये इसको हम आर्क बोलते हैं। अब एस तो हमारा आर्क होता है, एंगल हमारा थीटा होता है। बट साथ में डी और डी यहाँ पे क्यों लगा है? अब तो ये याद रखो कि डी थीटा मतलब एंगल है, बट बहुत छोटा एंगल है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। अभी मैं तो बस बताने के लिए आपको एक पिज्जा का स्लाइस बोला हूं, बट एक्चुअल में ये एंगल इतना छोटा है कि वो पिज्जा का स्लाइस जो है ना, वो इतना पतला होना चाहिए कि वो एक बाल के बराबर हो। ठीक है, इतना पतला होना चाहिए। तो आप एंगल समझ लो कितना छोटा एंगल होगा। तो वो एंगल है डी थीटा। और अगर एंगल काफी छोटा है तो सामने वाला जो आर्क होगा वो भी काफी छोटा होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने बस एस नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने डीएस लिखा। और ये छोटे होने पे ये भी काफी छोटा है, बट उससे आर काफी फर्क, आर को तो फर्क पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि जो भी है, आपका जो पिज्जा था वो तो इतने बड़ा था। वो अलग बात है, मैंने उसका काफी पतला स्लाइस लिया है, उसके कारण ये काफी छोटा हो गया और ये काफी छोटा हो गया। बट एट द एंड स्लाइस का लेंथ तो इतना ही होगा, रेडियस तो इतना ही होगा। तो ये तो नॉर्मल साइज का, इसमें हम बहुत छोटी वैल्यू तो नहीं ले रहे हैं। ठीक है। तो इसका काफी ध्यान रखना है आप लोगों को। सो हम यहाँ पे देखो क्या देखेंगे। जनरली यहाँ पे आपको ये जो एंगल है डी थीटा, इसका एक फॉर्मूला मिलेगा। डी थीटा का फॉर्मूला रहेगा DS/R। ठीक है। मतलब मुझे अगर एंगल फाइंड करना है तो मुझे सिंपली इस आर्क, छोटे से आर्क को डिवाइड कर देना है इस रेडियस से। तो मुझे मिल जाएगा डी थीटा, या जो छोटा सा आपको एंगल दिख रहा है। और पहली बात तो हम इसको प्लेन एंगल क्यों बोल रहे हैं? प्लेन मतलब क्या, 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2D में एक्स और वाई एक्सिस ही हो। और ये जो एंगल है आप देख पाओगे, ये इसमें कुछ बन जाएगा ना। ठीक है। ये मैं एंगल यहाँ पे बना सकता हूँ आराम से, कोई इश्यू नहीं है।
तो कोई भी चीज अगर टू डायमेंशन में या आपका एक्स और वाई एक्सिस में अगर रिप्रेजेंट हो जाती है, तो हम उसको फिर प्लेन, या वो एक प्लेन में अगर आ गया है तो हम उस एंगल को फिर प्लेन एंगल बोलेंगे। बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। बाकी तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। फॉर्मूला आप याद रखोगे। उसके बाद इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, ठीक है, इस प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है, एसआई वाली याद रखो, वो है रेडियन। ठीक है, रेडियन बोलो या शॉर्ट फॉर्म में आरआईडी हम लिख सकते हैं। तो रेडियन, जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हो कि एंगल को आप डिग्री में रिप्रेजेंट करते हो ना, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो डिग्री तो चलो एक आपका तरीका है एंगल को मेजर करने का, वैसे ही ये एंगल है प्लेन एंगल, कुछ और नहीं। ठीक है। बट एक और हमें यूनिट पता लगी, अच्छा कुछ रेडियन करके भी यूनिट होती है। ठीक है, तो एक न्यू यूनिट आपको पता लग रही है, रेडियन। इसको याद रखना है, और इसका जो सिंबल होगा वो कैसा होगा, अगर मैं 45 रेडियन बोलता हूं, तो वहां पे आप 45 रेडियन लिख दो या आरएडी लिख दो, या फिर आप लिखो 45 और ऊपर छोटा सा आप सी लिख दो। ये भी सिंबल है रेडियन का। ठीक है। तो एक और आपको डिग्री के अलावा एक और यूनिट पता लगी अभी, रेडियन। और इस यूनिट से भी हम एंगल को, या मैं बोलूं प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पे थोड़ा सा, तो अगर मैं इस फॉर्मूला को अगर यूज करूं, और यहाँ पे मैं कुछ चीजें बोल सकता हूँ, लेट से अगर मैं यही फॉर्मूले को पकड़ूं, ठीक है, डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर, और मैं आपको ये बोलूं कि अभी ना मुझे ये जो एंगल है वो ढूंढना है, बट कब के लिए पता है, ये जो आर्क है तो काफी छोटा सा आर्क है ना, और एक्चुअल में इस आर्क को अगर मैं बड़ा करूं आर्क को, तो वो क्या बन जाएगा, आपका सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का जो आर्क होता है, या सर्कल का मैं बोलूं जो सरकमफेरेंस होता है, वो क्या होता है, वो 2 पाई आर होता है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उस वे में जाऊंगा अभी। तो अभी आप इस चीज को क्या कर लो, मैं अभी ना पूरे के पूरे सर्कल को कंसिडर करने वाला हूँ, तो एंगल भी काफी बड़ा हो जाएगा और आर्क भी काफी बड़ा हो जाएगा, तो ये छोटी छोटी जो बातें थी ना वो नहीं रहेंगी। तो मैं यहाँ से डी हटा दूंगा, और मैं सिंपली लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अभी ये छोटा सा आर्क मत लो, पूरा का पूरा सर्कल ले लो। तो पूरा सर्कल अगर हम लेते हैं, उसकी पूरी बाउंड्री या पूरा आर्क अगर मैं लूंगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आर होती है। अच्छा, नीचे तो आर है ही, तो आर और आर कैंसिल, अब क्या मिलेगा, 2 पाई। अच्छा, एट द एंड ये थीटा आप निकाल रहे हो, यानी कि आप एंगल निकाल रहे हो ना, प्लेन एंगल। इसकी यूनिट क्या हो, इसकी यूनिट होगी रेडियन, ना कि डिग्री। ये चीज बहुत ध्यान रखना। हमने यहाँ पे जो यूनिट देखी है अभी, वो रेडियन देखी है, डिग्री नहीं है ये। ठीक है, वो चीज आपको पता लग जाएगी कि डिग्री को रेडियन में कैसे करेंगे, वो आप मैथ्स में देख लोगे आराम से, बाकी कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं इसको इस डिग्री वाले, इस रेडियन वाले वैल्यू को अगर डिग्री में करना चाहता हूँ, तो करना मुझे कुछ नहीं है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं इसे, तो ये तुरंत तुरंत रेडियन में हो जाएगा, सॉरी तुरंत तुरंत डिग्री में हो जाएगा। पाई पाई कैंसिल, 180 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 360। अब ये वैल्यू होगी डिग्री में। ठीक है। और आपको पता भी है कि अच्छा, मैं अगर पूरे के पूरे एक सर्कल को लेके चल रहा हूं, तो पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, इतना ही होता है ना, 360 डिग्री। तो ये तो चलो ट्रू है। और मैंने यहाँ पे जो पाया यहाँ पे कि अच्छा ये डिग्री में 360 है, बट रेडियन में कितना होगा, 2 पाई होगा। ठीक है, तो एक कन्वर्जन थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अगर अब मैं रेडियन से डिग्री में आऊंगा, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हमें जो नेक्स्ट जो सप्लीमेंट्री यूनिट देखनी है, वो है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ हेडिंग सॉलिड एंगल। ठीक है।
ये सिंबल, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान दोगे तो सॉलिड एंगल जो है इसका आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सिंबल है डी ओमेगा। ओमेगा याद होगा आपका, आपने ओम्स लॉ में देखा होगा, या रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ये। ठीक है। तो ओमेगा ये सिंबल है सॉलिड एंगल के लिए, और डी साथ में लगा है, मतलब वही सेंस बनता है यहाँ पे कि काफी छोटा होगा। ठीक है, काफी छोटा वो एंगल होगा। अब यहाँ पे जैसे हमने प्लेन एंगल देखा था, तो वो किसके लिए था? वो था टू डायमेंशन के लिए, या बस वहां पे बस एक्स एंड वाई एक्सिस रहेगी। ठीक है, बस एक्स और वाई एक्सिस अगर रहे, और यहाँ पे मैं अगर कुछ एंगल बना दूं, तो वो होगा आपका प्लेन एंगल। बट अगर दो एक्सिस नहीं, अगर तीन एक्सिस हो जाए, तो ये होता है आपका थ्री डायमेंशन, 3D। और 3D में कोई एंगल अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हो। अब ये एंगल का कुछ आप देख पा रहे हो, कुछ थिकनेस है। ये एंगल बस ऐसे नहीं है, एक प्लेन में सीमित नहीं है। इसको डिफाइन करने के लिए आपको तीन तीन एक्सेस लग जाएंगे, है ना, या तीन तीन कोऑर्डिनेट्स लग जाएंगे किसी एक पॉइंट को अगर आप डिफाइन करोगे तो ये चीज है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे सॉलिड एंगल मतलब सिंपल सी बात, एक ऐसा एंगल जो कि थ्री डायमेंशन में बना हुआ है, या जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को तीन एक्सिस लग जाए, एक्स वाई और जेड। ठीक है, सिंपल सी बात। इसके अगर फॉर्मूले की हम बात करें, तो वो है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वापस से देख लो। पहले बात तो ये आपका एंगल डी ओमेगा वाला, पहले बात डी क्यू है क्योंकि काफी छोटा एंगल होगा। फिर इसके सामने आप देखो, अब यहाँ पे पहले तो आपको बस एक लाइन दिखती थी ना, ऐसे कुछ एक लाइन दिखती थी, उसको हम बोलते थे आर्क। ओके, और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। काफी छोटा था तो उसको हम डीएस बोल देते थे। अब यहाँ पे अगर आप सामने देखोगे, तो यहाँ पे आर्क में यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया सा दिख रहा है ना आपको, कुछ सरफेस एरिया दिख रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे अब एरिया लिखूंगा, ना कि आर्क। तो इस लॉजिक से आप याद रखो। तो मैंने डीए लिखा, और अपॉन रेडियस का यहाँ पे स्क्वायर है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, रेडियस और उसका यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है। तो काफी ध्यान से यहाँ पे आप लोग देखो कि पहली बात, अगर ये एंगल काफी छोटा होगा, तो सामने वाला जो एरिया ये भी काफी छोटा होगा। तो अगर छोटा एंगल है तो डी ओमेगा लिखा, और काफी छोटा एरिया होगा तो डी ए लिखा। तो डी मतलब याद रखो काफी छोटी होगी चीज, नेग्लिजिबली स्मॉल। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, और फॉर्मूला लिखने के बाद उसको आप डिफाइन भी कर सकते हो। अगर पूछ ले कि राइट अ डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल, तो इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखोगे तो आप उसका डेफिनेशन भी लिख पाओगे। कैसे? जैसे आप बोलोगे सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज, ठीक है, कैसे डिफाइन किया गया है? एज एरिया ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ अ स्पीयर। जैसे कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, जैसे आपका प्लेन एंगल था, तो प्लेन एंगल जो था वो एक, या इतना जो सेक्शन था वो एक सर्कल का पार्ट था। और अगर मैं थ्री डी को, एक सर्कल को एक थ्री डी में, थ्री डी व्यू में देखूं, तो जनरली वो एक स्पीयर बन जाएगा। और वो स्पीयर का जो है ना, एक छोटा सा जो एक एंगल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सॉलिड एंगल है वो। तो वही बात है कि अगर मैं इसको पूरे तरीके से कंप्लीट कर लूं थ्री डी में, तो ये एक स्पीयर बनेगा। तो हम वही डेफिनेशन में ऐड करेंगे कि सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज, ठीक है, एज एरिया ऑफ अ स्पीयर, या एरिया ऑफ अ स्पीयर। ठीक, एरिया, ओके, ऐसा बोल सकते हैं, एरिया ऑफ अ स्पीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्पीयर। सिंपल सा हो गया भाई। ऊपर क्या दिख रहा है आपको? ए दिख रहा है, विच इज द एरिया। किसका एरिया? ये स्पीयर का एरिया है। और नीचे क्या दिख रहा है आपको? आर स्क्वायर। ये है रेडियस का स्क्वायर। किसका रेडियस का स्क्वायर? उस स्पीयर का रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिखोगे फॉर्मूला, आप आराम से डेफिनेशन लिख दोगे। वापस से रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज एरिया ऑफ द स्पीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्पीयर। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। यूनिट की बात करें अगर, तो यूनिट है इसकी स्टे रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट क्या थी? रेडियन थी। इसकी यूनिट है स्टे रेडियन। ठीक है,
इसको हम एसआर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? सिंपल है एकदम, काफी सिंपल है। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें भी हम वो वाला गेम खेल सकते हैं कि अगर मैं, जैसे पिछले बार में प्लेन एंगल में मैंने पूरा का पूरा इंटायर आर्क ले लिया था। ठीक है, इंटायर आर्क ऑफ द सर्कल विच इज सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2 पाई आर। अब यहाँ पे आर्क की जगह पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको आर्क के जगह पे क्या दिख रहा है? आर्क के जगह पे यहाँ पे एरिया है। तो वहां पे आर्क मैंने अगर पूरा ले लिया, तो यहाँ पे मैं एरिया पूरा लूंगा और देखता हूँ फिर क्या होता है उसके बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूले में, आपको फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। वापस से, अगर मैं पूरा का पूरा सरफेस ले रहा हूं उस स्पीयर का, तो मैं बड़ा एरिया होगा ना यार, कंपेरेटिवली काफी बड़ा होगा, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, डी हटा देंगे। छोटी चीज है बहुत ज्यादा, तो डी लिखा है। और एरिया बड़ा तो उसका एंगल भी बढ़ेगा, तो यहाँ से भी डी हटा दो अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर की बात करूं, तो ये आपका फॉर्मूला था मेंसुरेशन में, आप जब भी आपने एरिया वेरिया वाले चैप्टर देखे थे मैथ्स टू तब के। तो एरिया या सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ए वो पुट कर दिया मैंने, और नीचे तो अपना आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? 4 पाई, और जो यूनिट है इसकी क्या है? स्टेरेडियन। ऐसा सिंपल है। तो एक स्पेशल केस ले लिया और कुछ नहीं है, मैंने वही सॉलिड एंगल का जो कंसेप्ट है उसमें मैंने क्या बोला, अच्छा ये थोड़े मोड़े एंगल की बात ठीक है, बट अगर मैं एरिया पूरा ले लूं, ठीक है, मैं पूरे के पूरे सरफेस, पूरे के पूरे स्पीयर का जो सरफेस एरिया ले लूं, तब क्या मेरा सॉलिड एंगल आएगा? तो मैंने बस यहाँ पे टोटल एरिया का जो वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर पुट किया। आर स्क्वायर एज इट इज था, कैंसिल हो गया, मुझे 4 पाई मिला। और एट द एंड जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एस आर विच इज स्टेरेडियन। सिंपल। तो हमने यहाँ पे काफी सारे टॉपिक मेरे हिसाब से कवर किए। जो टॉपिक इसके आगे हैं वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, मैं ट्राई करूंगा उसे रिजॉल्व करने का। तब तक के लिए चैप्टर को या इस लेक्चर को, फिलहाल तो इस लेक्चर को आप रिवाइज करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।